डेक्कन सेल्स एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है क्या, और गांव से शुरुआत कैसे हुई आपकी और कैसे यहाँ तक इस मुकाम तक आप पहुंचे। छोटा सा विलेज, एग्री बेस्ड इकोनॉमी, और सारे उस टाइम में 1960s में फाइनेंशियल हेल्थ तकरीबन सभी गाँवों में 2 टाइम का मील मिल जाए इतनी अच्छी स्थिति थी। बस इससे ज़्यादा कुछ हमें आशा आकांक्षाएं भी नहीं होती थी। देश के युवाओं को आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे, उनका जीवन सकारात्मक रहे, वो आगे बढ़ते रहें, लोगों के जीवन में प्रकाश फैला? अपनी वैल्यू सिस्टम करेक्ट रखें। अगर आपका वैल्यू सिस्टम, जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल ऑफ योर लाइफ, अगर आपने वो ठीक रखा तो आपको उस डायरेक्शन में बराबर रास्ते मिलते हैं और आपको एक अच्छी रीजनेबल गुड लाइफ आपको मिल सकती है। सदियों से मनुष्य मात्र की ये जिज्ञासा रही है कि वो ये जाने कि सफल कैसे हुआ जाता है, कैसे जीरो से हीरो बना जाता है, कैसे सतह से शिखर तक पहुंचा जाता है। हालांकि हमारे आसपास ऐसे लोग, ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कुछ सूत्रों के माध्यम से सफलता प्राप्त करके दिखाई है। बावजूद उसके ये यात्रा जारी है। इस वक्त हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट मोरगांव से एक किसान पुत्र के रूप में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की। किसान पुत्र थे, उसके बाद में उन्होंने आज 650 करोड़ की तक का टर्नओवर की एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का निर्माण कर लिया है। हज़ारों लोगों को वो रोजगार देते हैं, लाखों लोगों को के जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन ला चुके हैं। कैसे इन्होंने ये सफलता प्राप्त की, कैसे शिखर की यात्रा पर पहुँचे? जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ में हैं डेक्कन सेल्स एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर RS पाटिल सर। हम बहुत स्वागत करते हैं RS पाटिल साहब आपका। नमस्कार, धन्यवाद सर, आपने हमें खुद की कहानी बताने का एक मौका दिया, इसके लिए आपका। नहीं सर, ये मौका हम निश्चित रूप से हम सबके लिए, जो इस वक्त हिंदुस्तान मेल के दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए भी है। और सबसे पहले तो सर ये कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि डेक्कन सेल्स एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है क्या, और गांव से शुरुआत कैसे हुई आपकी और कैसे यहाँ तक इस मुकाम तक आप पहुँचे। हम चाहते हैं कि एक संक्षिप्त कहानी के रूप में आप हमारे दर्शकों तक जरूर पहुँचाएं। जी नमस्कार, हिंदुस्तान मेल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो मतलब मोरगांव 29 में 1960 में हुआ जी। एक छोटा सा विलेज, एग्री बेस्ड इकोनॉमी, और सारे उस टाइम में 1960s में फाइनेंशियल हेल्थ तकरीबन सभी गाँवों में 2 टाइम का मील मिल जाए इतनी अच्छी स्थिति थी। बस इससे ज़्यादा कुछ हमें आशा आकांक्षाएं भी नहीं होती थी। जी। ऐसी स्थिति में जिला परिषद स्कूल में मेरा एजुकेशन हुआ 7वीं तक, जिसमें मैंने एक 3rd से मैं डायरेक्ट 5th में गया। उसको उड्डान परीक्षा बोला करते थे उसको जी। और बचपन की बातें करें तो आप जानते हैं हर कोई कितना नॉस्टैल्जिक होता है और उसको कितने अच्छी तरीके से वो उन दिनों को याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे दिन थे, बहुत मतलब खेतों में भागना, दौड़ना, मस्ती करना, खेल भी उस टाइम में गिल्ली डंडा, डाब डुबली बोलते हैं हमारी तरफ, मतलब पेड़ पे चढ़ो और एक सूर लेके फेंका जाता था। अच्छा। और वो सूर को जाके वो पकड़ के लाएगा, फिर वो रिंगन में रखेगा और ऊपर के सब वो रिंगन में कूदेंगे। तो इसी तरह से मतलब वो के खेल हुआ करते थे, उन सब में हम पढ़े पले और बड़े सशक्त रहे, क्योंकि गांव का माहौल प्योर, घर में गाय वैसे, हाँ गाय वैसे थी, प्योर खाने को मिलता था, पानी भी बहुत अच्छी क्वालिटी का उन दिनों होता था। 1960s में पानी की लेवल भी तकरीबन 60 फुट 70 फुट की पानी की लेवल हमारे गाँव की तरफ उन दिनों में। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक हेल्दी वे हम लोग वी हैव बीन ब्रॉट अप। स्कूल में भी हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहनत करी। 7th में स्कॉलरशिप्स के लिए हमें स्कॉलरशिप्स मिले। फिर इसके बाद में हम लोग 8th ऑनवर्ड्स में अपना एजुकेशन करा रावेर में। 8 to 10th तक मैं रावेर में रहा। 11th आई हैव डन इन प्रताप कॉलेज अमरनेर एंड 11th and 12th इन प्रताप कॉलेज अमरनेर। और उसके बाद में मेरा एजुकेशन फर्ग्यूसन कॉलेज में हुआ।
तो आप देखेंगे मैं गांव से तालुका से जरा बड़ा तालुका, अब यात्रा बढ़ रही है, यात्रा बढ़ती गई फर्ग्यूसन कॉलेज में। और जैसे जैसे दुनिया के साथ में एक्सपोजर होता गया वैसे वैसे बहुत सारी चीजें सामने आती गई। लेकिन सर ये कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो क्या आपके बचपन में अब लगता है आपको, आप जब पीछे मुड़ के देखते होंगे तो क्या आपको लगता है कि हाँ ऐसा लगता था कि आप चीजें जो है आप आगे बढ़ेंगे, कुछ बड़ी चीज प्राप्त करेंगे? So far as brilliance is concerned in स्कूल में या इवन स्पोर्ट्स वगैरह में जो हमारी स्पर्धाएं वगैरह होती थी उन दिनों में जी, तो उसमें तकरीबन मेरा पार्टिसिपेशन अच्छा रहता था। तो वो आप कह सकते हैं कि वो पूत के पाल पालने में लिखते हैं बट एक जिज्ञासा वृत्ति शुरू से होने की वजह से जो माँ बाप से मिली होती है आपको जी हाँ। और वो जो हम पाप पुण्य की बात करते हैं तो ये पुण्य की बात है हमारे लिए कि ऐसे घर में आप पैदा होते हो जहां आपको इस तरह के संस्कार मिलते हैं जी हाँ। तो इन सब में मतलब ये एक्सपोजर जैसे जैसे मेरा बढ़ता गया जी हाँ, वैसे वैसे आपकी सोच अलग होती गई, आपकी सोच ब्रॉडन होती गई कि हाउ पीपल मेकिंग सक्सेस, वो क्या करते हैं, एजुकेशन में कैसे सक्सेसफुल होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका बात करने का तरीका कैसा, लोगों को साथ में ले चलने का तरीका कैसा, ये सारी चीज़ें आई यूज्ड टू ऑब्जर्व। मतलब मुझे आज भी याद है कि मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में था तो पुणे की सबसे शुद्ध और बहुत ही बढ़िया मराठी होती, मृदु होती थी, बड़ी बहुत मीठी जी हाँ। एंड जो एक्सेंट है, बोलने का लहजा है, ये सारी चीज़ें जो थी ना वो बहुत ही एक्सलेंट होती थी। तो मैं किलोमीटर्स उनके पीछे चला करता था जस्ट टू लर्न, उनको सुनने के लिए, कि आर्गुमेंट कैसे करते हैं, सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करते हैं, क्या बात है, और भाषा की मिठास कितनी है, अरे वाह, ये सारी चीज़ें वहाँ सुनने को मिली जी। तो वहाँ मुझे एक लगा कि हम लोग जो है जो पुणे में जाने के बाद में कि हम लोग कितने बैकवर्ड है गांव में रह के कि हमें बहुत सारी चीज़ें, उन दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, आज की डेफिनेटली बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन दिनों ना टीवी था, खाली एक रेडियो होता था, न्यूज़पेपर भी आपको दूसरे दिन तीसरे दिन मिलते थे। तो उन दिनों में ये एक रियलाइजेशन होता था हमें कि ये हम बहुत पिछड़े हैं, बहुत सारे मामले में पिछड़े, खाली आर्थिक दृष्टा नहीं, वैचारिक रूप से भी, हाँ, सामाजिक रूप से, एजुकेशन के रूप से, संस्कारों के रूप से, क्योंकि एजुकेशन ना होने की वजह से संस्कारों का अभाव एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ही। बिल्कुल, पर जरूरी नहीं कि एजुकेटेड हो तो संस्कारी हो, बट बिल्कुल डेफिनेटली आपकी विचार क्षमता बढ़ने से आप जरा व्यू आपका ब्रॉडन करके थोड़ा सा आपके संस्कार ग्रैब करने की एक क्षमता बढ़ती है जी। तो वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो हमारे लोग हैं गांव में रहने वाले, उनमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी जी। मैं जब भी घर जाता था तो मुझे दिखता था वो भाई भाई में लड़ाई हो रही है, देरानी जेठानी में लड़ाई हो रही है, सास बहू की, और वो बहुत बहुत बुरे लेवल तक जाती थी वो। तो मुझे कहीं लगता था कि ये एक्सपोजर का अभाव है इन लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम नहीं कैसे पीसफुली रहा जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या है जी, उससे प्रोग्रेस कितना हो सकता है जी। तो ये बात मुझे बार बार खलती थी, मतलब सवेरे सवेरे झगड़े शुरू हो जाते थे भगवान का नाम लेने के बजाय, तो बड़ा मैं डिस्टर्ब होता था। तो मुझे कहीं तो भी ये मन में ये होता था जी कि कुछ करा जाए, इनके लिए कुछ किया जाए। तो जब मैं पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में था तब ये थॉट मेरे मन में सीड हुआ जी, और ये मैं इस मौके की तलाश में रहा जी। एंड केम 1981 जब मैं फर्ग्यूसन कॉलेज से पास आउट हुआ, उस टाइम में हमें कमिंस की तरफ से किर्लोस्कर कमिंस जी, उनकी तरफ से हमें मौका मिला कि आप मतलब बीएससी फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोगों को वहाँ एज ए ट्रेनी इंजीनियर लेने की कोशिश, नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अच्छा। तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग के बाद में हमें भेज दिया गया, मतलब उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, वो किसी और टाइम बताऊंगा मैं आपको। हमारा नॉटीनेस, हमारा कुछ जो यंग एज में आप में जो डिसऑर्डरलीनेस होता है या जो कोई रूल ना मानने वाली वो रेबेलियन, हाँ, तो वो सारी चीज़ें थी। तो मुझे पंजाब में पोस्टिंग मिल गई, अच्छा। एंड 81 में जब मतलब जून में संत जनरल सिंह भिंडरावाले को, पंजाब तो उस वक्त जल रहा था 81 में, संत भिंडरावाले को जून में अटक हुई संत मेहता चौक में इन अमृतसर, और हमें
मेरे को पोस्टिंग मिली नवंबर 81 में, तो आई लैंडेड ऑन 11 नवंबर 81 इन पंजाब जी। एंड दोज वर रियली टफ डेज। एक महाराष्ट्रियन आदमी, इतनी टर्माइल वहाँ था, मतलब जस्ट इट वाज जस्ट अ बिगिनिंग। बिल्कुल। And I remained there till we have seen through all how J&K got flared up, how मतलब 81 till 92 11 years J&K and पंजाब के साथ में कैसा खेल हुआ जी, ये सारा सब आपने देखा। I am witness to it. आप विटनेस। Because we used to meet lot many people, but there you know again I was lucky. I met few good Punjabis. They helped me, and it was a very good challenge. Nobody was willing to come there, and वहाँ पे बहुत अच्छे मौके मिले हमको। बाजू में ही 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ पे, मुकेरिया हेडल एक मतलब एक 100 किलोमीटर पे, अनदर 70-80 किलोमीटर्स पे चमेरा हेडल प्रोजेक्ट बन रहा था, अनदर 120-30 किलोमीटर्स में सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन रहा था। तो सब जगह पे वर्कर की बहुत शॉर्टेज थी। मैं ट्रेनिंग इंजीनियर, मैं बिल्कुल एकदम अपनी जीन्स और टी शर्ट में वहाँ गया, और नवंबर की कड़ाके की सर्दी वहाँ, और रावे के किनारे जहाँ टेम्परेचर पठानकोट में समटाइम्स यूज्ड टू गो टू इवन नॉट माइनस डिग्री 3 और 4 भी जो है। हाँ, 3 और 4 से आपको पता चलता था कि वाटर की फ्रीजिंग शुरू हो रही है। इतने लेवल तक का। अच्छा। तो मुझे बहुत लोगों ने बड़े प्यार से मुझे वहाँ रखा गया। यहाँ तक कि वहाँ के लैंड ओनर ने ही मुझे बोला, तू ऐसा अनाप शनाप बाहर खाता रहता है सारा दिन, सारा हफ्ता भर, तो कहीं नहीं जाएगा, यहीं खाना खाएगा। तो मुझे इतने अच्छे लोग मिले शुरू से कि बहुत मिला। तो कमिंग बैक टू ये, तो वहाँ वर्कर्स का बड़ा क्राइसिस हो रहा था कि ट्रेंड वर्कर कहाँ से लाए। सो आई वाज लकी। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो थे उन्होंने मुझे बोला, यार पाटिल मुझे ये किसी तरह से आप हेल्प कर दो। तो मैंने कहा जी सर, आप बोल रहे तो अपन कोशिश करते हैं। हमने IIT स्टूडेंट लाए 60-65 स्टूडेंट्स फ्रेश, और उनको तैयार करें। तो वो इतने अच्छे तैयार हो गए, और वो डैम का काम इतना अच्छा चल गया कि मुझे वहाँ एक मतलब बहुत ही, मुझे लगता नहीं था कि मैं एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से एक बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट पे है। क्या बात है। वहाँ बहुत मान सम्मान मिला, बहुत सीखने को मिला। और जो लड़के ट्रेन हुए वहाँ, गुरुओं की भूमि है पंजाब। मुझे वो मतलब ऑफ कोर्स नॉट टू द स्टेचर ऑफ दोज गुरुज, बट एक गुरु की तरह वो जो मैकेनिक्स और जो ग्रूमिंग चार्जमैन फोरमैन होते थे, तो वो सम्मान आपको बहुत सम्मान से, सर बताइए आगे क्या, सर बताइए आगे क्या। और उसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मुझे उन्होंने बोल दिया आप हाथ डालो। मैंने कहा सर प्रॉब्लम आ जाएगा, मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग अनदर कंपनी, आप मेरे को कोमैत्सु में हाथ डालने को बोल रहे हैं, कैटरपिलर में बोल रहे हो, इन सब कंपनियों में हाथ डालने के लिए बोल रहे हो, और कल कुछ हो गया तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम आएगी। बोले नहीं, डोंट वरी, मैं हूँ, तू कोई चिंता मत कर। सो लॉट ऑफ लर्निंग, हाउ टू हैंडल ह्यूमन, हाउ टू प्रिपेयर पीपल, how to maintain good relations with our customers. इसका बहुत basic training, and then the approach, the way they warmly welcome you, the way they treat you, ये सारी चीजें देख के आपका horizon इतना broad होता है। बिल्कुल। आप उनकी वो decision making के तरीके बहुत जबरदस्त, मतलब हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि few gems, few क्या, there are many gems, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, पर उनसे इतनी लर्निंग होती है। इफ यू कम उनके सानिध्य में अगर आप आते हैं तो बहुत बड़ा। क्या बात है। मतलब यहाँ तक आप एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा था। 92 में आई हैव बीन आस्क्ड टू रिपोर्ट टू पुणे एज अ मैनेजर सर्विस सपोर्ट। मतलब आई वाज हेडिंग ऑल ओवर इंडिया ऑपरेशन, ऑल ओवर इंडिया से सारे मेरे को लोग, मतलब उसके पहले 88 में ही मेरे को एरिया सर्विस मैनेजर एट जम्मू बनाया गया। अच्छा। And that is another good experience I had. I have a lot of working with defense up to Siachen base. अच्छा. Up to Siachen base and even part of Siachen also. अच्छा. So I am fortunate to have worked in -40, -40 also, and in +50 also. Because in Nagpur like situation where the excavators work, आपको टेम्परेचर जो है वो कोल बर्निंग कोल में बाहर 45, तो बर्निंग कोल के पास में 50-52 डेफिनेटली करीब होता था। बिल्कुल। तो ऐसे सारे एनवायरनमेंट में हमें टेस्टिंग करने का मौका हुआ, तो ये एक अलग कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा है। यानी एक तरफ 4-5 टेम्परेचर में भी रहे आप,
और यहाँ 45 में भी रहे, 50 में भी रहे आप। -40 सर, -40 से +50। माय गॉड, मतलब जीवन के पक्ष हैं हाँ। कि आप बहुत हर समस्या को जो है आपने बहुत नजदीक से देखा है। जी जी, तो इसकी वजह से मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बढ़ती है कि आई कैन डू। एंड लोग जाने को डरते थे बिकॉज जम्मू कश्मीर वाज ऑन द वाइल, यू नो, 90s में ऑलमोस्ट ऐसा लगता था कि पाकिस्तान अब कश्मीर ले जाएगा। बिल्कुल। एंड उनका जनरल जिया के टाइम में देयर वर लॉट ऑफ रेड अलर्ट्स, राइट, almost high alert, sorry, all army navy, and we have been called on national duty sometimes. Radars in Srinagar airbase पे radar को जो genset supply था वो genset was not working. Who will go? Nobody was willing because the situation was warlike. Definitely. But I offered. I said, okay, sir, I am willing. We gone there. We restored that genset, which will give supply to the radars. Definitely. And work. So I'm fortunate that I have worked in the company. There I have got a lot of experience to work with defense and do something. At Zojila Pass, our dozer was clearing the snow and it got down. Pakistanis were firing from the top. मतलब बॉर्डर का पूरा सीन जो है वो बॉर्डर का पूरा सीन, मतलब being a civilian man, but I had an experience of working with them. जी जी जी। And experiencing their agony, their hardships, their problems. मुझे लगता है ये जो समय था ये एक एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहा था। जी। फिर वो समय कब आया जब आपने अपनी कंपनी शुरू की और उसके बाद में आप सो आफ्टर एरिया सर्विस मैनेजर, मतलब आपको मैं आई विल स्टिक टू 1 or 2 minutes अगेन टू माय ले कारगिल लाइफ। वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में बहुत सारी मशीन हमारी चलती थी जी। एंड -40 में वाटर तो फ्रीज हो जाएगा, तो आपका ये रेडिएटर कूल्ड वाटर कूल्ड इंजिन थे जी। तो फिर हमारे लिए बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़े। वी यूज्ड टू गेट ऑलमोस्ट 600 to 700 hours of life there of a engine, which we have taken. मतलब जब मैं I come back in Pune in 92, जी। by that time we raised it to 2700, 2800 hours of life. So we dry batteries, ethylene glycol as a coolant. Then we have made modifications into the diesel quality, because in such a environment diesel becomes wax. बिल्कुल। And it will choke everything. The diesel will not flow. Definitely. And the engine will not run. So we have done a lot of mixing of other like super kerosene oil or ATF, which is used in airport in हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। तो वो ये सारा मिक्सचर करके हमने मतलब शटर स्टार्ट का यूज़ करना शुरू में, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए इसलिए। तो इस तरह से हमने इक्विपमेंट की लाइव करके और वहाँ डोजर और उनकी डंपर्स की, क्योंकि BML वाज द ओनली कंपनी जो इंडिया में उस टाइम में इस्टेब्लिश थी इन सब सेगमेंट में, जिसमें कमिंस के इंजन हुआ करते थे। तो एक बड़ा सेटिस्फैक्शन रहा मुझे कि काम का काम भी हो रहा है, एक प्राइड भी है, नेशन के लिए काम करने का एक तरीका भी है, एंड एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी है। बिल्कुल सही बात है। फिर तो आपने सही कहा कि एंटरप्रेन्योर बिल्डअप की क्वालिटी। फिर 95 में मैं पूना में आया। अच्छा। एंड 95 में I was 92 sorry 92 to 95 I was in Pune. जी। There I was told कि you look after all India service support team. Okay. So I was looking into all over India support team and doing fantastic. And that time some dealer restructuring was going on. So I myself was one of the members of deciding that. So we were giving dealership. So one day it has clicked to me कि if I want to change life of some people, few more people, this can be changed only if I am capable to do something. To do that, right. And then I said, नौकरी में मैं बड़ी मुश्किल से 2-4 लोगों को मैं ला पाऊंगा और काम कर पाऊंगा उनको, बट अगर मैं अपना खुद का कुछ एंटरप्राइज करूं तो मुझे बहुत सारा मौका मिलेगा। यस यस। एंड दैट इज वेयर द सीड इज सोन, एंड दैट इज वेयर उस टाइम में जो विजन स्टेटमेंट था, it was saying that create positive difference into lives of all stakeholders. So I made that tagline is my tagline also. Right. क्या बात है। And वो tagline लाइफ की सतत हम लोग जी रहे थे कमिंस में जी। और वो जीने के बाद में हमने मतलब वो पार्ट ऑफ लाइफ बनने के बाद में ये थॉट आया कि कैन वी बिकम एन एंटरप्रेन्योर, राइट, कैन आई बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड गिव लॉट ऑफ चांसेस टू पीपल अराउंड जी, to whom you want to really make change in their lives. तो ये
करते करते मैंने उनको एक कहना है ऑल्सो बिकम अ डीलर एंड इंटर्न और मैनेजिंग डायरेक्टर द देन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मोहन टोल्ड ही सेड यू अभी इतने सारे डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करे, अभी तो ऐसा बोल रहा है अभी 4 महीने में मैं जा रहा हूँ, अब मैं कहाँ वहाँ ढूंढूं तेरे लिए डीलरशिप। मैं सेड सर ठीक है, एंड आई वाज टू पोस्टेड समवेयर एल्स बट दैट पोस्टिंग वाज होल्ड अप बिकॉज इफ आई गो बियॉन्ड सर्टन लेवल dealerships were not available for those kind of people because company has sufficiently invested in you and they don't want you to become dealer now. Exact. So they said no, this is the only last chance for you to become a dealer and I am retiring now, I don't promise you. I said okay fine sir, there is no problem, don't promote me but I am okay if I get any dealership. And I got a dealership at Indore. You started your own dealership? He awarded me dealership for Indore. जी. The existing dealer was doing 20 lakhs rupees per annum. Per annum? Per annum. And that time my monthly take home salary was 5 lakhs rupees per annum. 5 lakhs per annum. So I was at 15% margin, if you say, I was earning 3 lakhs rupees gross profit in a year. Gross profit. Okay. In means फिर उसमें से सैलरी भी देनी है, घर भी चलाना है, बाकी टेलीफोन एक्सपेंसेस है, चाय पानी के एक्सपेंसेस है, स्टॉक है, एवरीथिंग इज देयर. बट दैट टाइम वी आर रियली लकी दैट किर्लोस्कर्स हैड अ पॉलिसी व्हिच ऑल्दो 92 में किर्लोस्कर एग्जिटेड फ्रॉम देयर, बट थैंक्स टू किर्लोस्कर द न्यू पीपल बिकॉज दे चोजन देयर एम्प्लॉय एज अ डीलर एंड सपोर्टेड देम टू बी डीलर. जी, लेकिन पाटिल साहब वो इतना आसान तो नहीं रहा होगा. आप एक तरफ 5 लाख रुपए एनम जो है आपको सैलरी मिल रही है, यहाँ पे 21 लाख जो है वो आपको जो है वो एनम का टर्नओवर है. ऐसे में परिवार, आपने जब ये डिसीजन सुनाया होगा परिवार को, ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में होता है कि आप अच्छा खासा एक सेफ लाइफ छोड़कर जो है वो आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और वो भी आप देख रहे हैं कि जो है उससे आधी से भी कम जो है पैसा है उसका. इस परिवार का रिएक्शन क्या था, इसको आपने कैसे ओवरकम किया? माय फादर वाज हैविंग लॉट ऑफ विजडम. जी. He said, अगर तुमको जाना है ना, ध्यान देना होगा और फोकस रहना है उसमें और व्यसन मुक्त रहना है तो व्यापार में आओ. अच्छा. नहीं तो मत आना, फिर वो छोटा सा क्यों ना हो वो बढ़ सकता है, पर आपको ध्यान देना होगा और व्यसन मुक्त रहना होगा. यहाँ संस्कार सामने आते हैं. जी जी जी. ये मेरे पिताजी ने काफी हमें एक लाइन में समराइज करते थे. वो कोई ज्यादा मतलब इतने ज्ञानी वाली बात नहीं, जीवन का अनुभव था, जीवन का सार देते थे आप. यही ज्ञान है. तो यही ज्ञान है, सही है. एंड उसमें ये हुआ कि मेरे फादर इन लॉ साइड से वगैरह थोड़ा सा हुआ विरोध कि इतनी अच्छी नौकरी है कंपनी की तरफ से, सारी फैसिलिटीज है, फिर आप क्यों छोड़ रहे हो और इतने सारे पगार है और उतना वहाँ तो मिलने वाला भी नहीं है. सही है. मैंने कहा नहीं, मेरा ये एक इच्छा है कि मैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर कुछ करना पड़ता, लाइफ चेंज करना चाहते हैं. और ये बिल्कुल छोटा सा थॉट था जी. मेरी कोई एम्बिशन उस टाइम में इतना बड़ा बनने की थी या मैंने ऐसा सोचा, बिल्कुल नहीं था जी. लेकिन पाटिल साहब ये जो विचार था कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है, आपको लगता है कि जो आई बाबा थे आपके, उनके अंदर कहीं ये बात थी कि लोगों में कुछ ये भाव था? जी, बहुत बड़ा भाव था, बहुत बड़ा भाव था उनमें. मेरे पिताजी और मेरी माँ हमारे घर में चाहे जेम तेम खाना हो, पर अगर सामने वालों के घर में कुछ नहीं होता था जी तो वो पहुंच जाता था उसमें से. यही भाव पल्लवित हुआ है वहीं से जी. मतलब कितने लड़कियों की शादी आजू बाजू के मेरे पिताजी खुद जाते थे. अच्छा. शादी जोड़ना, क्या बात, वो करना, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना जी. तो ये मेरे को जो मिला है वो मेरी जीन्स में मेरे माता पिता की तरफ से मिला. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. उनकी वजह से जो कुछ भी मैं हूँ आज, उनकी वजह से हूँ. जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और इस बारे में सोचता हूँ तो एक ही बात आती है कि ये जीन्स में विरासत में मिली हुई चीज़ है जो मैंने संजो के रखी. पाटिल साहब, हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आपकी एजेंसी से लेकर आज 650 करोड़ का टर्नओवर है, ये यात्रा क्या है और अब इस वक्त कौन कौन सी कंपनीज आपके पास में है? सी, हम लोगों ने कमिंस के साथ में स्मॉल डीलरशिप जी, एंड सी द थिंग स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम द ईयर 1 इटसेल्फ. ओके. उसमें
बहुत मतलब लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो डीलरशिप वाज स्प्लिट इनटू टू, जो ओरिजिनल डीलरशिप थी, और एक पोर्शन उनको दिया गया, एक पोर्शन मुझे दिया गया जी और मुझे बोला गया कि अब वो देखो वो 20 लाख करते थे इस एरिया में, टोटल एरिया में, तो अभी 2 मिलके जा रहे तो 20-20 लाख करते हैं टर्नओवर। अच्छा। पर वो टर्नओवर मेरा बन गया 1,69,00,000 और उनका बन गया अभी 15 लाख। अच्छा, मतलब 20 जो लाख नहीं 21 लाख का एनम का टर्नओवर था वो लगभग 2.25 करोड़ पहुंच गया। 2.25 करोड़ मेरा और पहले ही 15 साल। लाख पहले ही साल। क्या बात है। और उसमें मुझे इंदौर में जो लोगों का सहयोग मिला, खास करके रीग ओनर की तरफ से, मिस्टर BL राठी जो है उन्होंने सहयोग किया, मिस्टर पतौड़ी, सतीश पतौड़ी जी उन्होंने किया, मिस्टर दूसरे राठी है उन्होंने किया, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम में मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि और मुझे बहुत हेल्प करते गए वो लोग। यहाँ तक मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कुछ लोगों ने बोला आप हमसे पैसे ले जाओ, पर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, हम आपके साथ में। तो इन लोगों का मैं मतलब जो जिन्होंने मेरे को साथ में निश्चित रूप से मदद करी है, इन लोगों का स्पेशली इसलिए मैंने नाम लेना जरूरी सोचा सही बात है। तो इन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा और उनकी वजह से फिर जो दुकान चल पड़ी, बोलते हैं ना अपनी एक सिंपल भाषा में, वो अच्छी तरह से। हालांकि इसमें उन्होंने देखा, आपकी कैपेबिलिटी देखी, आपका बैकग्राउंड देखा, आपका स्वभाव देखा, आपका सक्सेस रेट देखा, उसके बाद उनको लगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। निश्चित, क्योंकि उनको एक चाहिए था कि उन दिनों में बोरवेल का बिजनेस काफ़ी अच्छा हुआ करता था, 96 टिल 2005 तक का बड़ा अच्छा बिजनेस हुआ करता था। तो उनको वो चाहते थे कि फटाफट मेरे प्रॉफिट रिस्टोर हो, तो उनका 10,000 15,000 रुपए पर डे बोर का जो मिल जाता था, उनको कमाई होती थी, वो कमाई चालू रहे, जल्दी रहे। तो उनको रिस्पांस फटाफट चाहिए था और कैपेबल टीम चाहिए थी जो उसको बराबर कर सके व्यवस्थित। बिल्कुल, वो हमने जोड़ के रखी और मैं खुद उन दिनों अपने हाथ से काम किया करता था, क्योंकि मेरे पास में अनफॉर्चुनेटली इंदौर में मैं इसके पहले कभी आया नहीं था, इंदौर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, एंड आई वाज सेंट टू इंदौर। अच्छा। और वहाँ पे तो मुझे सारा शुरू से करना पड़ा जी। एंड धीरे 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 साथी जमते गए, बनते गए और बाकी इतिहास है। तो ऐसा करते करते 2000 आया और 2000 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने बड़ा स्ट्रगल वाले डेज थे फॉर MPEB। ये MPEB के पास में पावर नहीं होती थी, इसलिए, और डीजल के रेट 17-18 रुपए लीटर डीजल हुआ करता था। तो जनरेटर से बिजली पैदा करना उनके लिए बड़ा फायदेमंद सौदा होता था, पर MPEB फिर लॉस में चली जाती थी, क्योंकि एक तो क्वांटिटी पहले ही नहीं है तो लोग आते नहीं थे, और जितनी है उतने भी कोई कंज्यूम नहीं करता था। तो दिग्विजय सिंह जी ने निर्णय लिया कि जनसेट तो हम जैसा भी क्वालिटी है या जो भी क्वांटिटी है, हम आपको जनसेट चलाने नहीं देंगे, हमको हमारी बिजली कंज्यूम करानी होगी। एंड लिटरली जनसेट बैन के ऑर्डर उन्होंने निकाल दिए थे उन दिनों। तो मेरे सामने तो ये बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि मेरा एक ही बिजनेस था, अभी इस बिजनेस से मैं बाहर कैसे जाऊँ। तो मैंने धीरे धीरे फिर टाटा मोटर्स के साथ में जा करके थोड़ा सा इंजन मुझे मालूम है, चासीस ट्रांसमिशन वगैरह सब मैं देख लूँगा, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बिजनेस में आएगी जो 12 महीने चलता रहेगा और ऐसी कोई प्रॉब्लम संकट नहीं आएगा। तो 2004, 5, 6 तक हमारा बिजनेस अच्छा चलता गया। पर 2006 के बाद में फिर से वो जनसेट नहीं, बट कमिंस एक ऐसी कंपनी के 500-700 एप्लीकेशन है। अच्छा। चाहे आप उसमें उसको डोजर में लगाओ, चाहे डंपर में लगाओ, चाहे ट्रक में लगाओ, चाहे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में लगाओ, चाहे ट्रक्स में लगाओ, चाहे आप मतलब एयर इक्विपमेंट स्टार्टिंग में लगाओ, शिप में लगाओ, डिफेंस इक्विपमेंट्स में लगाओ, सेल्फ प्रोपेल्ड बफल गन्स इज हैविंग दैट दोस इंजिन्स विद देम। सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। क्या बात है। तो उसकी वजह से हमें एक्सपोजर काफ़ी मिला और फिर हम लोग धीरे धीरे ब्रांच आउट करते गए। एक प्रोडक्ट वाइज भी हमारा बहुत फैला हुआ एंड जोग्राफी वाइज आल्सो फैला हुआ। तो मुझे गुजरात का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस मिला। फिर मुझे गुजरात में से खाली बड़ौदा का पार्ट, बड़ौदा और अंकलेश्वर का पार्ट मिला, फिर वापी सूरत मिला, फिर धीरे से बोला गया आप राजस्थान में जाओ,
राजस्थान में साउथ गुजरात का पार्ट मिला। जी। तो इस तरह से हम लोग एक्सपांड करते रहे। इन द मीन टाइम वी आर स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद इंडस्ट्रियल कंपनीज लाइक फोकलिफ्ट्स, ओवरहेड क्रेन्स, देन आपके कंप्रेसर्स, इस टाइप के बहुत सारे इक्विपमेंट्स में हमने दूसरे OEMs के साथ में टाइप कर लिया। बिकॉज कमिंस इज अ मेजर ड्राइवर एंड कमिंस की वजह से हमें सारी एक मौका मिला कि हम लोग ये एक्सपांशन करते रहे, जोग्राफी वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज। एंड पीपल हु ग्रोन विथ अस आर गिवन दो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स टू रन अंडर मी, and this is how we expanded. And very proudly I am telling you that our attrition rate is not more than even 5%. Okay. मतलब सर्विस इंडस्ट्री में आज TCS जैसी कंपनी इतने पैसा देने के बाद में भी they are not able to have less than 20%. TCS Infosys, अच्छा 20% लोग छोड़ के जा रहे पर मंथ पर एनम। बिल्कुल, मतलब 20% नए लोग इंडक्ट हो रहे हैं सुविधाएं होने के बावजूद, बट हमारे यहाँ खाली 5% का अट्रैक्शन रेट। अच्छा, आज भी। एंड आई टेल यू, some people who joined me in 98, 96, 2000, they are still with me. क्या बात है, क्या बात है। And they have grown with me. जी। They are in charge of each vertical, these 2-3 verticals which we have. Then came a time कि since in industry we know compressors, we know trucks, we know motors, we know generators, we know everything. Why not provide them utility services to the industry? Right. We started those kind of manpower supply services, utility services, their HR services, supply chain management services. So we used all those opportunities which are known to us and we can jump in. And with the manpower already trained and they are not leaving to us, I had a challenge how to see that they grow with me and they become true owner of the business. And they become true owner of the business because they have been given incentive in that proportion. They have been given liberty in that proportionate, and they have been given flexibility in that proportionate, and empowerment in that proportionate. बड़े साहब, ये जो यात्रा है इसमें एक बात तो समझ में आ गई कि एक जो आपके अंदर एक जुझारू व्यक्ति था, आगे बढ़ने वाला वो था, दूसरा लोगों के प्रति जो सहिष्णु भाव था वो एक बड़ी ताकत बनकर आपके सामने आया। जी। और शायद यही कारण था कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए आप जो है इस वक्त अगर हम बात करें देश में तो हजारों लोगों के जीवन, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं। जी। ये सोसाइटी किस ढंग से काम करती है? जी। So the challenge with us was outside fresh people. Because here in industry people accommodates all ITA guys and they are hardly people available. But for me, then what I did is I wanted to change lives of people around me. So I brought in some people from Maharashtra also. Okay. From my native place. अच्छा. और वो लोग क्या जलगांव से आप जलगांव से आए यंगस्टर्स। अच्छा अच्छा अच्छा। मोरगांव से अपने गांव के प्रति लौटाने का जो भाव था ये भी पूरा हो रहा था। जी जी जी। तो वो लोग आने से मेरे सामने खाली उनको एम्प्लॉयमेंट देना ये मुद्दा नहीं था। मुझे मेरे सामने तो ओवरऑल लाइफ चेंज का मुद्दा था। क्या बात है। एंड ओवरऑल लाइफ चेंज में फिर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे उसमें जी। कि कोई ब्राइट लड़का 10वीं में मुझे दिखा गांव के तरफ, लोग बोले इनके पैसे नहीं है इनके पास में, अगर इनका ITI करा दोगे तो ये, तो इस तरह से हमने बहुत सारे लड़के लाए डिप्लोमा होल्डर और ITI करके उनको सपोर्ट करके उनकी एजुकेशन करके एंड अबव ऑल उनको नौकरी देके। सो आई हैव गॉट अ वेरी लॉयल ब्रांड ऑफ टीम। क्या बात है। हु नोज दैट व्हाट दे आर because this company has helped, this gentleman has contributed a little bit. Not only that, but after bringing them on the core skill के अलावा how to behave, how to talk, अंग्रेजी में रिपोर्ट राइटिंग कैसी करनी है, आपके फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, और इसीलिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम भी हमारे यहाँ वामन राव पई साहब के हमने बहुत सारे व्याख्यान या मुझे उनके टीम के कई व्याख्यान हमने ऑर्गेनाइज करवाए। हमने बहुत सारे योगा क्लासेस शुरू करी, हमने बहुत सारी चीज़ें करी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड एक ओवरऑल परिवर्तन उनमें लाया। तो उसमें से एक
फाइनेंशियल हेल्प पे हमने ये एक बड़ा मुद्दा किया जी। कि हमने एक एक बिल्डर को पकड़ के जी। कि हमारे 20 लोग हैं, आप बोलो इसको क्या देंगे, अच्छा, रेट बताइए आप, ये आपका नॉर्मल रेट है बट आप हमारे लिए क्या रेट क्या देंगे। बात है। एंड कोऑपरेटिव से जो 20% का जो आपको कोलैटरल देना पड़ता है, 20% मॉर्गेज देना पड़ता है आपको, जी जी, तो वो 20% का हमने उनको क्या बात। कोऑपरेटिव के थ्रू दिया, प्लस उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ कोऑपरेटिव ने दिया, तो ऐसे 2.5-3 लाख में ड्यूरिंग दो 98 to 2002-3 डेज में बहुत सारे लोगों को मकान दिला दिए। अच्छा, एंड they were all गांव वाले, मोस्टली people क्या from बात। outside मतलब इंदौर। आप उन्हें लेकर आए, उन्हें जॉब दिया, उन्हें एजुकेट किया और उन्हें घर भी आपने दिलवाया। जी जी जी, मैंने नहीं दिया, नहीं, मतलब ठीक है, एक जरिया बना। ये आपने सोचा आई हैव यूज्ड द पावर ऑफ मासेस की पावर को कैसे हो मैंने सकता है। एनकैश करा कि इतने सारे पीपल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करते हैं, 200 रुपए पर मंथ पर पर्सन काटने शुरू कर दिए, उन्हीं का पैसा उन्हीं का पैसा था, लेकिन एक सोच तो आपकी थी उसमें। और उसमें फायदा हमें भी इतना अच्छा हुआ, एक लॉयल टीम तो हुई बिल्कुल, बट वो कोऑपरेटिव का फायदा हमने, तेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, ट्रैवल जॉब है, ओके कंपनी गिव्स यू ट्रैवल अलाउंस, जी, सो आप ये मोटरसाइकिल ले लो। जी हाँ, क्या बात, क्या बात है। सो कंपनी गॉट बेनिफिटेड। जी जी, एक जॉब करता था दिन में, नाउ स्टार्टेड डूइंग 2-3 जॉब्स। जी जी। इस वक्त पटेल साहब आपके साथ में आपका परिवार जो है, अगर हम भाभी जी की बात करें तो वो तो साथ में है ही सही, मंगला जी, अब 2 बेटे आपके जो हैं, प्रशांत और दीपक जी, वो भी आपके साथ में इस वक्त हैं, वो किस तरह से आपका हेल्प कर पा रहे हैं? बहुत तीनों फैमिली मेंबर होना सब ठीक है जी, बट ये इंश्योर किया कि दे डोंट बिकम मैनेजर ऑल ऑफ ए सडन, दे हैव नॉट बीन होस्टेड फ्रॉम टॉप। राइट, उनको पूरी तरह से सारे डिपार्टमेंट से रोटेट किए गए। वो बात अलग है कि इतने साल नहीं लगाए बट समय कम समय में उनको प्रिपेयर किया गया। और आज भी वो मुझे नहीं रिपोर्ट करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग बॉसेस आर डिफरेंट। क्या बात है। पटेल साहब, आपने जो बताया उसमें वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण था कि जिन लोगों को आप मिले वो भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन आपको जो लोग मिले वो भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहे। उनकी क्वालिटी, मुझे कुछ नाम याद हैं, सीए नवीन खंडेलवाल जी जो हैं, वो जब इंदौर आए तो उन्होंने कहानी हमसे शेयर की कि आपने उन्हें सपोर्ट किया, आपने उन्हें आगे बढ़ाया। ऐसे हज़ारों लोग हैं देश में जिनको आपने आगे बढ़ाया। तो ये जब आपने इनको आगे बढ़ाया तो आपको वो रिटर्न मिला किसी रूप में? से आप आगे बढ़ाने का काम वगैरह तो नहीं कर सकते, आप खुद की जो विल होती है, यू कैन टेक टू अ हॉर्स टू द पॉन्ड। जी, और नॉलेज हर जगह पे पड़ा हुआ है। जी हाँ, तो सही क्रेडिट तो उन आदमी को जाना चाहिए जिन्होंने आपने कुछ बताया और उसने सुना, क्रैप किया। बिल्कुल सही है। सो वैसे ही नवीन जी थे, सपने देखने वाले थे और बड़ा अच्छा काम करना चाहते थे इंदौर में जी, बड़ा नीट क्लीन काम करना चाह रहे थे। एंड आज वो है, आज जीएसटी में उनका कोई सानी मेरे ख्याल से इंदौर में नहीं है आज उनके साथ। बिल्कुल सही बात। और इन रिटर्न हमें ऐसा मिल जाता है कि जब भी देखते हैं तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और वो पूरी तरह से हमारी पूरी कंपनी का आज भी वो टैक्सेशन ऑडिट वही करते हैं, तो वो पूरा इस बात की केयर करते हैं कि हम किसी भी तरीके से कोई ब्रीच ऑफ लॉ हमारे से ना हो, स्टैट्यूटरी में कोई गड़बड़ ना हो। ये पूरा आंखों में तेल डाल के वो बड़ा केयरफुल अपनी घर की कंपनी समझ के काम करते हैं। मुझे लगता है हर अमूमन जो आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है जी, वो इस भाव से काम कर पाता है, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि वो उस व्यक्ति को भी वो सब कुछ मिले। जी जी, सी यही एक गिव एंड टेक जो है। नहीं, गिव एंड टेक से सर गड़बड़ी करते हैं मोस्टली जी, वो इसी बात पे करते हैं कि मैं किसी भी आदमी के साथ में अगर जुड़ना है आपको जी, तो उस आदमी के 4 पहलू होते हैं। जी, उसका पहला पहलू है कि वो फिजिकली आपके सामने है, उसका दूसरा पहलू है ही हैज गॉट अ ब्रेन, वो आपके साथ, उसका तीसरा पहलू है उसको दिल है, क्या बात है, और उसका चौथा पहलू है कि वो कुछ करना चाहता है समाज के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एज ए मैनेजर और एज ए बिजनेस ओनर अगर मैं सोचूं कि एक आदमी मेरे पास में है, मैं उसको खाली बोलूं भैया ये ईंटें उठाओ और वो ईंटें उठाओ, इतना ही, फिर वो रखने के बाद में मुझे मेरे से मिल लेना, तो आई थिंक वी आर अंडर यूटिलाइजिंग इट। बिल्कुल सही बात है।
तो ये चारों एस्पेक्ट जो आदमी के इनकैश करेगा वो सक्सेसफुल होगा। क्या बात। और वो चारों इनकैश करने के लिए इट्स अ बिग चैलेंज। मतलब जो 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 एम्प्लॉय एंगेजमेंट बोलते हैं इसको, अगर आप 100% एम्प्लॉय एंगेजमेंट अगर चाहते हो तो आप ये चारों एस्पेक्ट्स पे काम करना चाहिए। उसको वो काम दो जो वो पैशनेट हो, दिल से करे, उसको इतने कॉम्पेंसेशन दो वो दिमाग लगा पाए, वो किसी और भटके ना उसका दिमाग। बिल्कुल। उसको ऐसा सामाजिक वाला काम दो, मतलब नहीं तो फिर क्या, ऐसा तो कभी हुआ नहीं ना मेरे लिए पिक पॉकेटिंग करके आ जाओ जी बिल्कुल। और वो लोग मानेंगे ऐसा? बिल्कुल। कोई तो काम अगर समाज बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं जी। और लोगों को उसका रियलाइजेशन करवा दिया आपने, तो लोग आपके साथ में बड़ी मस्ती से वो काम करना चाहते हैं। तो ये चारों एस्पेक्ट हम कैसे इनकैश करें ये किसी पर्सनालिटी का, वो एक बहुत बड़ा मायने। यही सफलता का मंत्र भी है। यही सफलता का मंत्र भी है, क्योंकि आपके लिए लोग, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास में भी 24 घंटे ही है जो दूसरों के पास में। बिल्कुल सही बात। सो व्हेन यू आर लिंकिंग पीपल विथ यू, हर लोगों के साथ में आपका जुड़ाव हो रहा है जी। तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम इससे किस तरह से आउटपुट ले सकूं, और वो मैक्सिमम आउटपुट में गिव एंड टेक दोनों है। दोनों ही है, बिल्कुल सही बात। और वो अगर आपने नहीं करा, खाली मेरा मेरा करा, तो फिर वो तेरा तेरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब दिक्कत ही आएगी आपको। बिल्कुल सही बात। आर.एस. पाटिल जो हैं वो अपने आप को किस तरह से देखते हैं? मतलब आर.एस. पाटिल जो है, आर.एस. पाटिल के लिए क्या है? अगर हम ये सवाल करें, इसका जवाब क्या होगा? मैं एक नसीबवान शख्स हूँ जो मुझे इतनी सारी, उसमें थोड़ा बहुत कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा जी। और ये मेरा जो 44-45 ईयर्स का नेशनल, इंटरनेशनल और वेरियस कंपनीज और वेरियस प्रोडक्ट के साथ में काम करने का, और वेरियस मैनेजर्स के साथ में, वेरियस सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, वेरियस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों के साथ में, ये जो मेरे इंटरेक्शंस रहे ऑल थ्रू आउट ईयर्स, वो मैं अगली जनरेशन को पास ऑन करना चाहूँगा। क्या बात है। दैट इज आर.एस. पाटिल बाय रिमेनिंग ग्राउंडेड। क्या बात है। जो नई जनरेशन है, अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, क्या आप मूल मंत्र देना चाहेंगे कि कैसे, क्योंकि शुरुआत है, कॉलेज से निकले हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, क्या रास्ता अख्तियार करें वो, ताकि वो आप तक पहुंच जाएं? एक तो आप, पहली बात ये है कि आप क्या, आपका विजन मिशन क्या है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। आप जिंदगी में क्या चाहते हो जी। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैसा चाहिए? बिल्कुल नहीं जी। वो हो जाता है अगर आप इफ यू आर पैशनेट इनफ जी। हाँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हो स्टार्टअप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पीपल आर पोरिंग इन। आपकी आइडिया अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल, और आप डिसीजन मेकर होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। नहीं तो फिर आप सोचते ही रहते हैं, मैं कहना है, देखना है, कैसे करे, क्या करे। बिल्कुल बिल्कुल। लेट अस टेक अ फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल, हो सकता है गलत हो जाए, बट लर्निंग तो होगी। तो अगर आप, हम लोग ये सारी चीजें अगर अच्छी तरह से रखे व्यवस्थित हमारे सामने जी, तो एक तो डिसीजन मेकिंग एंड पैशन, ये दो आपको अगर क्लियर है तो आप बिजनेस में आ सकते हो। एंड ऑफ कोर्स बाद में अगर बिजनेस को आपको लार्ज स्केल पे करना है जी, तो वो आपको करना पड़ेगा। सो यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड एक्ट फास्ट जी। इस वक्त चूंकि आपका एक लंबा अनुभव है, आप अपना बिजनेस करते रहे, लेकिन इस दरमियान अलग अलग जगहों पर, देश के हिस्सों पर आप रहे भी सही। इस वक्त अगर हम हमारे देश को की व्याख्या करना चाहें, देश को समझना चाहें, आपकी नज़र में हमारा देश क्या है और क्या होना चाहिए? आई एम फॉर्चुनेट, मैं ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज को विजिट किया हूँ कॉन्टिनेंट्स में, ऑल कॉन्टिनेंट्स में। मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि भारत जैसा महान देश कोई भी नहीं है। अच्छा। इतनी विविधता, इतनी सुंदरता, इतना इंटेलिजेंस, और इतनी लोगों का जुगाड़ में से भी, मतलब इतनी डिफ़िकल्टीज में भी सोल्यूशन निकालने की क्षमता जी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं नरेट कर सकता हूँ। पर भारत में आपके बड़ी अच्छी नदियाँ हैं, हिमालय जैसा माउंटेन है, राजस्थान जैसा रेगिस्तान है, कर्नाटका जैसे, अपना केरला जैसे आलेप्पी वगैरह जो है वो वेनिस है ईस्ट का। तो ये मतलब हमारे पास में
आप बोलो बड़े अच्छे अच्छे मंदिर से हमारे मंदिर जो है, हम बाहर जाके बहुत सारे चर्चेस या पैगोडास या मस्जिद वगैरह देखते हैं, बट हमारे मंदिर एक से एक मंदिर है। मतलब आज बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत है। आप दक्षिण में चले जाओ, इतने मंदिर है, या आप वेरूल का देख लो, आप बिल्कुल एलोरा जो है, एक ही स्टोन में कार्व आउट किया हुआ शिव टेम्पल, आप देखो कितना सुंदर है। तो इस देश में किसी, ये हमें ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, और ऑर्गेनाइज हम हो रहे हैं। और आपने पिछले 10-11 साल में बदल तो देख ही लिया निश्चित रूप से। हमारा देश जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की 2045 तक विकसित देश हमको बनाना है। आपको लगता है कि इस वक्त 2026 चल रहा है, 26 से लेकर 45 जो ये साल हैं, 9-10 साल, 20 साल, क्या आपको लगता है कि ये समय सफिशिएंट है विकसित होने तक पहुंचने के लिए? सर मुझे लगता है अगर नरेंद्र मोदी जी, वी प्रे टू गॉड दैट ही रिमेन्स देयर ऑन द सीट टिल 2047 जी, बिकॉज ये ऐसा है कि युग पुरुष हमें मिला है जिन्होंने इतनी सारी तब्दीली करी है जिंदगी में लोगों के जी, बहुत जबरदस्त बदलाव करा हुआ है उन्होंने। मैं आई एम फॉर्चुनेट कि मैं उनको 2000 से, सिंस आई एंटर्ड इनटू गुजरात टेरिटरी, आई एम वेरी क्लोजली listening to his stories and watching his activities and moves. And I am fortunate I had privilege to act with, to interact with two of his very near colleagues who were member parliaments also. Right. And ऐसे युग पुरुष सदियों में पैदा होते हैं सर। इस आदमी के सामने राष्ट्र प्रेम के अलावा है क्या? सही बात है। ना खुद के लिए टाइम है, ना खुद के लिए विश्रांति है, ना बीमार होने के लिए टाइम है, ना सोने के लिए टाइम है, ना कुछ करने के लिए टाइम है, ना किसी मेरे अपने वाले को एंटरटेन करने का बड़ा टाइम है। लेकिन कई देश में कई ऐसे क्रिटिसाइज करने वाले भी हैं जो नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत को भी क्रिटिसाइज करते हैं। सी वो उनकी मतलब कुछ क्रिटिसिज्म होना कोई बुरी बात नहीं है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो वो एक्सेप्टेबल है। बट कुछ लोगों का जो बिल्कुल मतलब बगैर हाथ पैर के कुछ एलिगेशन थ्रो करना, बगैर समय दिए कुछ रेपुटेशन को आंच लाना, इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल। आज देखिए कहाँ पहुँच गया। आज देखिए भारत ने फॉरेन, मतलब नरेंद्र मोदी जैसे लोग जिन्होंने 20-22 साल अपने संगठन को दिया और 25 साल ही रूल्ड, ऑलमोस्ट 50 years ऑफ एक्सपीरियंस उनके पास में है, संगठन प्लस लीडरशिप एक्सपीरियंस। बट बिफोर सीएम, आफ्टर सीएम, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको फॉरेन मिनिस्ट्री का तो कोई आ नहीं था। बट लुक एट द वे दे हैज डन इट, लुक एट द वे ही हैज डेवलप्ड रेलवे, लुक एट द वे, अभी हमें रेलवे का एक किलोमीटर का रोड बनाने में प्रॉब्लम आती थी पर अभी देखिए क्या हो, बिल्कुल कितना मतलब अब हम वी आर क्रिएटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड, 40-40 किलोमीटर रोड इन अ डे। बिल्कुल। और हवाई जहाज देखो, हमारे आम आदमी को हवाई जहाज की सफर करने को मिलेगी। आम 80 करोड़ लोगों को आज पिछले 8-10 साल से खाना, आई थिंक 5-6 साल से खाना फ्री में मिल रहा है। तो ये मतलब इतने निस्वार्थ रूप से जब आप लोगों की सेवा में लग जाते हो तो आपको रास्ते मिलते हैं। बट आपके इंटेंशन कुछ खाने पीने के हैं तो आप उसी में उलझे रहते हो, कहाँ से पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, फिर आपके सामने ये रास्ते नहीं होते कि मैं इसकी जिंदगी में क्या फर्क करूँ। एक सवाल आपने ये जब बात कही, एक सवाल पैदा हुआ कि इतनी लंबी यात्रा में, क्योंकि देश में कहा जाता है करप्शन भी एक बड़े पैमाने पर है, इस करप्शन ने आपको रोकने की कोशिश की? करप्शन ने डेफिनेटली, करप्शन तो इम्पीड करता ही है। आपको तकलीफ होती है थोड़ी सी करप्शन ना करने की वजह से, बट अगर आप पीसफुली सोना चाहते हो तो मेरे ख्याल से सिंपल एंड बेस्ट वे इज अवॉइड इट। बिल्कुल, अच्छी बात है। इंदौर शहर में आप लंबा समय आपको हो गया, इंदौर शहर ने बहुत कुछ निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने दिया भी, साहब कहते हैं। इस शहर के बारे में, इसकी तासीर के बारे में, इसकी संस्कृति के बारे में आप क्या इंदौर ने क्या नहीं दिया सर मुझे, मैं मतलब इंदौर का तो इस मतलब कितना ऋण है ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ मिला है।
बिजनेस के पर्सपेक्टिव में मेरे बोथ सन्स गॉट एजुकेटेड ऑल्सो हियर. अब नाउ माई बोथ सन्स मैरिड हियर एंड आवर नाउ थर्ड जनरेशन इज कमिंग इन इंदौर. सदियों से मनुष्य मात्र की ये जिज्ञासा रही है कि वो ये जाने कि सफल कैसे हुआ जाता है, कैसे जीरो से हीरो बना जाता है, कैसे सतह से शिखर तक पहुंचा जाता है. हालांकि हमारे आसपास ऐसे लोग, ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कुछ सूत्रों के माध्यम से सफलता प्राप्त करके दिखाई है. बावजूद उसके ये यात्रा जारी है. बिल्कुल के बारे में जानते होंगे. मैं मराठा क्षत्रिय मराठा सेवा संघ का भी प्रेसिडेंट हूँ इंदौर में. अभी हमने जिजाऊ ब्रिगेड का सम्मेलन किया जिसमें विश्व मांगल्य के पूजा पाठक जी भी आई. पीछे हमने मराठा सेवा संघ का एक अभियान किया. सुमित्रा ताई ने हमें एड्रेस किया, अर्चना चिटनीस जी थी, महाराज उमेश नवनाथ जी थे, सारे लोग. मतलब इंदौर में एक प्रसिद्धि भी मिली बहुत, और इंदौर ने मेरे को सर पे भी उठाया. इंदौर ने मुझे जो एक आदमी को चाहिए वो सब कुछ दिया, वो सब कुछ दिया. ये बहुत सुंदर सा भाव है आपका. एस पटेल साहब, क्या लगता है जीवन में, चूंकि आपने एक यात्रा की, एक गांव से शुरू हुए किसान पुत्र थे आप, उसके बाद में एक एंटरप्रेन्योर में आपने एक बड़ा नाम हासिल किया, इस वक्त ग्रुप ऑफ कंपनीज के आप चेयरपर्सन हैं. एक सवाल उठता है अक्सर कि अब क्या आपको लगता है कि मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक हुआ है, या कोई और सपने हैं, कुछ और महत्वाकांक्षाएं हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? ऑफकोर्स हर बार अगर आप मतलब स्पाइट तो होते हैं जी, बट कंटेंटेड नहीं रहना चाहते हैं. जी बिल्कुल. आई एम डूइंग इट फाइन, बहुत अच्छा चल रहा है, और आगे जितना देर तक होता रहे वो करता रहे. और मेरा जो विजन मैंने रखा है टू क्रिएट डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस इनटू लाइव्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग माय कस्टमर, द सोसाइटी इन विच आई एम लिविंग, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंडिया, एंड माय एम्प्लॉइज, माय शेयर होल्डर्स, इनके सबके प्रति मुझे, इनके लाइफ में मुझे पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करना ही है. एंड वी विल डू इट. क्या बात. एंड वी विल कंटिन्यू टू डू इट. Today we are able to do it in thousands, maybe if God permits and God willing, it may turns into lakhs and millions. Let's see. That's the aim. If you want to, if you want to see so many smiles on the faces of people, you yourself get energized. Definitely, we are seeing at the age of 67, I'm still doing 14 hours work. I'm still doing 14 hours a day. That is the energy I am getting from them. देश के युवाओं को आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? उनका जीवन सकारात्मक रहे, वो आगे बढ़ते रहें, लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाते रहें, इसके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? कैसे वो काम करें? फिर वो चाहे बिजनेसमैन हो, वो स्टूडेंट हो, वो कोई जॉब सीकर हो, कोई भी व्यक्ति हो. अपनी वैल्यू सिस्टम करेक्ट रखें. अगर आपका वैल्यू सिस्टम, जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल ऑफ योर लाइफ, अगर आपने वो ठीक रखा तो आपको उस डायरेक्शन में बराबर रास्ते मिलते हैं, और आपको एक अच्छी रीजनेबल गुड लाइफ आपको मिल सकती है. आपकी इंटीग्रिटी है, आपको एक टीम में खेलने की आदत होनी चाहिए, आपको सुपीरियर रिजल्ट के लिए हमेशा स्ट्राइव करना चाहिए, और आपको हमेशा अपने आप को अपस्किलिंग करते रहना चाहिए. बिकॉज टाइम इज चेंजिंग सो फास्ट. अगर आप अपने आप को अगर अपग्रेड और अपस्किल नहीं करेंगे तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे. तो आपको हमेशा लेटेस्ट के टच में रहना चाहिए, और लेटेस्ट में जो हो रहा है उसको एक्वायर करना चाहिए. जैसे अभी मतलब अगर ह्यूमन एवोल्यूशन आप देखेंगे तो स्टोन एज से मैन बना, मैन के बाद में फार्मर बना, फार्मर के बाद में इंडस्ट्रियल एज के बाद में आपका इंटेलिजेंस का युग आया, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह आ गए. उसके बाद में अभी वी आर इन अ विजडम एज. आप एआई को बोलो ये मेरे लिए करके दे, एआई आपको बना के देता है. सो वी आर इन अ विजडम एज. सो दोज हु आर फार्मर दे हैव टू रियली थिंक कि 12,000 साल पहले मैं खेती करते थे और आज मैं आई एम स्टक अप इनटू दिस बिजनेस. सो वेयर आई डू नीड टू गेट अपडेटेड. मैं मॉडर्न फार्मिंग में तैयार हूँ. और एजुकेशन वाले टुडे द ट्रेंड इज AI is going to be the buzzword. So which are those jobs, जो जॉब मेरे को
मतलब जो जॉब मैं अगर एक्सेप्ट करूँ तो एआई खा जाएगी, बिल्कुल तो मैं ऐसे जॉब्स के लिए तैयार करूँ या एआई में ही मैं इतनी एक्सपर्टीज बनाऊँ, बिल्कुल ताकि आई स्टे रिलेवेंट। बिल्कुल तो स्टेइंग रिलेवेंट आज की डेट में इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस। पटेल साहब, निश्चित रूप से आपसे जितनी बात हुई वो हमारे लिए बहुत सारगर्भित बात है, और आपने इतने से समय में जीवन के जो मूल मंत्र दिए हैं, मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए, जो इस वक्त जो देख भी रहे हैं हिंदुस्तान मेल के दर्शक, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमसे बातचीत की, बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद हिंदुस्तान मेल के प्रेक्षक, और धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया एक्सप्रेस करने का। थैंक यू। तो इंदौर में रहते हुए देश की सेवा करना, यानी इंदौर के हिंदुस्तानी, इस एपिसोड में, इस विषय में आज हमने आर एस पटेल साहब से बातचीत की, और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत ये रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने मूल मंत्र उन्होंने दिए हैं, हम कहते हैं कि हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, उन्हें हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और आर एस पाटिल जो हैं उसमें सबसे पहली पंक्ति में खड़े हुए दिखाई देते हैं। मुझे एक प्रोवर्ब आ रही है, इस प्रोवर्ब से इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगा कि एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि अ कन्वर्सेशन अक्रॉस द टेबल विद अ वाइज मैन इज़ वर्थ मंथ्स स्टडी ऑफ बुक्स। या तो हम महीनों तक खूब सारी किताबें पढ़ें, या किसी एक व्यक्ति से 1 घंटे बात कर लें। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट जो है इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मिस मत कीजिएगा, अपने नियर और डियर्स को शेयर कीजिएगा, ताकि उनके जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आ पाए। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।